स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष, वक्ता कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में होंगे। आप सभी से हमारा आग्रह रहेगा कि आप सभी इनका स्वागत करें। तो मैं हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा के जितने भी मेरे सहयोगी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, कार्यक्रम अध्यक्ष, मुख्य वक्ता को यहाँ इस हॉल में लेकर आए और इस वार्षिक समारोह की जो शोभा है उसको बढ़ाएं। तो मैं एक बार पुनः आप सभी का और हिमगिरी कल्याण आश्रम के अधिकारियों से आग्रह करूंगा कि आज के मुख्य अतिथि को मंच पर लाएं और उनको उनका स्थान जो है। आज के जो कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर जनकराज जी हैं, माननीय विधायक, और उनसे भी आग्रह रहेगा कि वो मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। आज के मुख्य वक्ता श्री राज्य कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, आपसे भी आग्रह रहेगा कि आप आके अपना स्थान जो है वो ग्रहण करें। ये यहीं से शुरू होता है। तो सर्वप्रथम मैं परिचय यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में इस वार्षिक समारोह में उपस्थित हैं। आप मूलतः कंदला गांव से संबंध रखते हैं, स्वयं सेवी हैं और वर्तमान में आप डलहौजी विधानसभा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका हमारे बीच में हमारे हिमगिरी कल्याण आश्रम के प्रांत के अध्यक्ष लक्ष्य राम ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। साथ में जिला अध्यक्ष रजनीश महाजन जी से कि वो भी आए और अपना मंच पर स्थान आपकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं के, उसके उपरांत आपने IGMC शिमला से अपनी जो पढ़ाई है शिमला में, और वर्तमान में आप प्रमोद मांगी विधानसभा में विधायक का दायित्व निभा रहे हैं। आपका हम इस कार्यक्रम में वार्षिक समारोह में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन। परिचय की दृष्टि से एक जो प्रमुख हमारे बीच में शख्सियत है, माननीय श्री सुरेश राव कुलकर्णी। आप मूलतः महाराष्ट्र, और आपको ध्यान होगा कि वहाँ पे भगवान विठल का जो पवित्र स्थान है वहाँ पे है, वहीं से आपका संबंध है। 1978 के प्रचारक के रूप में आपने अपना कार्य जो था वो प्रारंभ किया। आदरणीय शिशु धर्मा जी, आप शिमला के कुमार सिंह क्षेत्र के जरोर गांव से संबंध रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। आप नूरपुर के जिला प्रचारक भी रहते हैं और वर्तमान में आपको जिला चंबा का भारतीय जनता पार्टी का हमारे जितने भी कमेटी के मेंबर्स हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा, जिला अध्यक्ष हिमगिरी कल्याण विधिवत रूप से शुरू करने के लिए आप सभी मंच पर शुभं करोतु कल्याणं
अनुरोध करूंगा रजनीश महाजन और तालियां बजती रहनी चाहिए। मैं मंच में बुलाना चाहूंगा राजेश महाजन, उपाध्यक्ष सिविल करी कल्याण आश्रम। आज के हमारे कार्यक्रम जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर जंगराज, उन्हें सॉल्ट टॉपी और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। इस कार्यक्रम की शोभा, इस कार्यक्रम की शान सुरेश राव कुलकर्णी जी, आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इनको सम्मानित। अब इसी श्री जिगरी राम वरिष्ठ नागरिक, अब हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिला रहे हैं जो अपनी जीवन की यात्रा का पूरा शतक लगा चुके हैं। स्वतंत्रता से पूर्व 1926 में पैदा श्री जिगरी राम जी आज हमारे बीच में हैं। आप 100 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं। आप भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दाड़वी पंचायत के जीड़ू गांव से संबंध रखते हैं। वह गड्डी जनजाति से संबंधित हैं। आप भरमौर विधानसभा क्षेत्र के दाड़वी से चलकर हमें आशीर्वाद देने यहाँ आए हैं। ये पूरा पंडाल आपका पूरी है। बाल्यकाल में 15 वर्ष की आयु में आपकी शादी हो गई। 25 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति हुई। 26 वर्ष की आयु में आपने 1953 में भारतीय सेना में प्रवेश किया और जम्मू कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में देश की सेवा करते हुए देश के अन्य भागों में सेवाएं दी। आपको 1962 के भारत चीन व 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त हुआ। 1965 में आप कारगिल में थे। 1963 और 64 में आप भारतीय सेना के विदेश प्रतिनिधित्व का हिस्सा रहे। आपने 1 वर्ष तक थाईलैंड, कंबोडिया व वियतनाम में भारतीय सेना का समर्पित व सच्चा सिपाही होने का परिचय देते हुए सेवाएं दी। इस तरह देश सेवा करते हुए आपने 1968 में इस यात्रा को विराम देते हुए सेवानिवृत्ति ली। तदोपरांत अब तक आप अपने क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप आज भी अपनी दैनिक दिनचर्या का सारा कार्य स्वयं करते हैं। वह दिन में छोटी मोटी किचन गार्डनिंग के साथ साथ कुछ चलना पसंद करते हैं। यानी कि आज भी ये वरिष्ठ नागरिक सुबह शाम सैर करते हैं। श्रीमान जी, आपने इस कार्यक्रम में अपनी गौरवमय उपस्थिति देकर हमारा मान बढ़ाया है। हम दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और प्रांत अध्यक्ष माननीय लक्ष्य राम जी। श्रीमती इंदिरा कपूर जी हैं। आप वर्तमान में जिला परिषद हैं और आप 4 बार की जिला परिषद सदस्य हैं। आप गद्दी समुदाय से संबंध रखती हैं।
इस वार्षिक समारोह में सम्मानित करने के लिए मैं और सुश्री छवि चंपालिया जी कि वो मंच पर आए और करमचंद जी हैं, वो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के। इनको सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संजीव जी को और शक्ति जी को। बहुत बहुत आभार। परिचय की दृष्टि से कुछ और नाम है जिन्हें मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हिमगिरी कल्याण आश्रम के प्रांत अध्यक्ष श्री लक्ष्मीराम ठाकुर जी और वर्तमान में आप प्रांत के अध्यक्ष हैं। हमारे बीच में परिचय की दृष्टि से हमारे माननीय जिलाध्यक्ष रजनीश महाजन जी हैं। आप बिजली बोर्ड से सेवानिवृत्त हैं और वर्तमान में आप अपनी सेवा में हैं। डॉक्टर स्टीव शर्मा जी, आप आयुर्वेद विभाग से सेवानिवृत्त हुए हैं और एकलव्य छात्रावास में एक पालक के रूप में आप अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं और आप सभी से मेरा आग्रह है कि हर वर्ष इस छात्रावास को संचालित करने के लिए 31,000 की राशि जो है वो हर वर्ष ये देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। परिचय की दृष्टि से कुछ नाम और ले लूंगा, उसके बाद जो अगला कार्यक्रम है वो करेंगे हम। इसी कड़ी में हमारे बीच में श्रीमती कांता देवी जी, कांता ठाकुर, आप प्रांत श्रद्धा जागरण प्रमुख हैं और आप हमारे प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्य प्रांत अध्यक्ष हिमगिरी कल्याण आश्रम श्री लक्ष्मीराम ठाकुर जी से कि वो मंच पर आए और भारत माता की, भारत माता की। सम्माननीय मंच और मंचासीन उपस्थित श्रीमान DS ठाकुर जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर जनकराज जी, माननीय विधायक बरमौर पांगी विधानसभा क्षेत्र, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष उपस्थित हैं। मित्रों, हम ये महल देख रहे हैं, ये भवन देख रहे हैं। यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति पंखों की तारीफ करेगा, लगे बल्ब की तारीफ करेगा, इन दीवारों पर चित्रित चित्रों की तारीफ करेगा, रंग रोगन की तारीफ करेगा। कोई भी व्यक्ति उस पत्थर का जिक्र नहीं करेगा जो इस महल को सशक्त बनाए रखने, स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए इसकी नींव में पड़े। तो ऐसे ही इस राष्ट्र रूपी भवन का को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो नींव के पत्थर हैं, उस पत्थर का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक। और माननीय सुरेश कुलकर्णी जी वही नींव का पत्थर हैं जो राष्ट्रीय एकता रूपी और राष्ट्र रूपी इस भवन को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए अपने जीवन की एक एक सांस, एक एक कण, एक एक क्षण समर्पित किए हुए हैं। ऐसे आज के मुख्य वक्ता
श्रीमान सुरेश कुलकर्णी जी, हमारे बीच में मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती हुई मंच पर विराजमान इंदिरा कपूर जी, जैसा कि परिचय में भी बताया गया कि ये 4 बार की जिला परिषद सदस्य, ऐसी सशक्त नारी, मातृशक्ति को सशक्त करती हुई आज हमारे बीच में है। मंच के उस ओर इस जिला को मार्गदर्शन देने वाले, नेतृत्व देने वाले, हमारे आदर्श, जो हमें भी कभी हम थकावट महसूस करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति अगर दौड़ रहा है तो हमें भी अभी अगर दौड़ नहीं सकते तो रेंगते हुए तो चलें। ऐसा महान व्यक्तित्व को लिए हुए श्रीमान रजनीश महाजन जी, जिला के अध्यक्ष, और अपनी टीम को अपने प्यार से और हल्की सी लताड़ से दोनों चीजों का समन्वय करके चलाने वाले हमारे बीच में हैं। एक वरिष्ठ नागरिक का परिचय भी हुआ। हमारे लिए ये प्रेरणा है। एक 100 वर्ष का व्यक्ति महला से 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई, जहाँ इनका गांव है, चलते हैं आज भी। ये थोड़ी देर के लिए भी बेकार नहीं बैठ सकते। आपके घर में आएंगे तब भी कुछ ना कुछ हाथ में इन्हें काम करने के लिए चाहिए। किचन गार्डनिंग या गमलों में कुछ ना कुछ करते रहना और सुबह शाम हल्का सा चलना। इनकी जेब में अभी भी हम देखेंगे तो कुछ ना कुछ खाने के लिए दाने होंगे। ऐसे शिक्षा प्राप्त और प्रेरणा को व्यक्तित्व हमारे बीच में आज यहाँ है। हमारी इस आश्रम की वाइब्रेशन को और भी मजबूत करते हुए हम गौरवान्वित हो रहे हैं। इस सभा में बहुत से लोग हैं, सब महत्वपूर्ण हैं। अभी शिशु धर्मा जी हमारे बीच में आए हैं। ये सभा है कि ये इस इलाके के प्रवास पर थे और हमें इनका सानिध्य आज प्राप्त हुआ है। बहुत ही वरिष्ठ सुदेश शर्मा जी हमारे बीच में हैं। मैं डॉक्टर प्रदीप जी, इस तरह से डॉक्टर केशव जी, आप सबों का इस सभागार में मैं छात्रावास की ओर से, अपनी समिति की ओर से आप सबों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पतंजलि के प्रांत प्रमुख श्रीमान बालकृष्ण जी हमारे बीच में हैं। आज ये बहुत व्यस्त थे। इनको हमने निवेदन किया कि कुछ देर के लिए ही सही परंतु आए, क्योंकि हम सबको पता है आज राष्ट्रीय योग दिवस है, तो वो सारा भार ये लिए हुए थे और आप हमारे बीच में आए, बहुत धन्यवाद। इन बच्चों का धन्यवाद जिन्होंने कुछ छोटा सा मनोरंजन वगैरह करेंगे। संघ के अन्य अन्य दायित्व वाले व्यक्तित्व हमारे बीच में आए हैं हमें आशीर्वाद देने। मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व हमें सामने नजर आ रहा है। आपके चरणों में नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। इस तरह से ये एक अनेकता में एकता और यूं कहिए कि अनेकों रंग बिरंगे पुष्प का एक गुलदस्ता है जो एक कल्याण आश्रम बनता है यहाँ। इस देश, इस प्रदेश की अंतिम छोर से अंतिम गांव का अंतिम व्यक्ति तक संपर्क रखने वाला ये कल्याण आश्रम
इन छोटे छोटे बच्चों को इस उद्देश्य से ढूंढ के लाता है कि ये देश की मुख्य धारा से जुड़कर महान व्यक्तित्व का वहन करते हुए देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जो आज हम सोच सकते हैं कि इनमें से बन सकता है। इस देश की प्रथम नागरिक आज दूर दराज के जनजातीय क्षेत्र से श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज देश को संभाल के चल रही हैं। ये ऐसे ही हम लोगों जैसे गांव से उठी हुई है। हम में से बहुत से लोगों ने उनका जीवन परिचय पढ़ा होगा। जो सामाजिक और दुनियावी संकट इस देवी पर आए हैं, हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि इतनी दुर्गम परिस्थितियों के बावजूद भी परिवार में एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी मौत हो जाना और फिर भी तटस्थ खड़े रहना और देश के सबसे उच्च पद पर बैठना, ये हम लोगों के लिए और विशेषकर जनजातीय जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं इनके लिए प्रेरणा स्रोत है। और हम सोच सकते हैं कि इनमें से भी कुछ लोग आगे बढ़ेंगे, देश का नेतृत्व करेंगे। मैं आपको कह रहा था कि हमें ढूंढ के कंदराओं से इन बच्चों को इस विश्वास के साथ लाते हैं कि इस पंडाल में बैठे हुए जो हमारे सहयोगी हैं, जो दानदाता हैं, वो कभी हमें सोचने पर मजबूर नहीं करेंगे कि शाम को खाना क्या बनेगा और सुबह अल्पाहार में हमें क्या देगा। क्यों एक के बाद एक हमारे पास दानदाता यहाँ इस भंडार को भरे रहता है। मैं इस तरह के देवतुल्य इस उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हुए धन्यवाद भी करता हूँ कि आप समय निकाल कर बच्चों को आशीर्वाद देने यहाँ आए। ये जो मैंने सब परिचय आपका करवाया था इस मंच पर दूर दराज से हमारे मुख्य वक्ता, आज प्रेरणा योग दिवस था, उसके बावजूद भी हमारे मुख्य अतिथि व अध्यक्ष महोदय बीच में आए। आपका स्वागत है और धन्यवाद। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए इस उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी सभासदों का नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद। हमारे बीच में श्री राजेश शर्मा जी, आप जिला संचालक हैं, पूर्व में आप प्रधानाचार्य रह चुके हैं। आप छतराड़ी भरमौर क्षेत्र से संबंध रखते हैं। हमारे बीच में श्री सुनील जी, आप जिला कारोबार है, आपका भी हम इस सभागार में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर प्रोफेसर प्रदीप बैल जी हैं। आप मूलतः चंबा के रहने वाले हैं और वर्तमान में आप हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी शिमला में कार्यरत हैं। आप पूर्व सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। मैं हिमगिरी कल्याण आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में संदीप जी, आप सेवा भारती के जिलाध्यक्ष हैं। आपका भी हम यहाँ पे प्रधान का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में एडवोकेट डीपी मल्होत्रा जी हैं, हिमगिरी कल्याण आश्रम, आपका भी यहाँ इस सभागार में हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वनवासी का संगठन कर दे मार्ग पर चलते, भरत भूमि के साधक
भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, पूर्वांचल है वस्त्र है यहाँ, रेवा तट के वन है। धैर्य परीक्षा उनकी होती, जो इस पथ चलते हैं। सत्य आग्रही अनथक यात्री, सत्य आग्रही अनथक यात्री, कार्य प्रबल रहना है। भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर, भीष्म प्रतिज्ञा भीम पराक्रम, हम ध्रुव सब है अविचल। कार्य शरण हनुमान सरीखे, भक्त बने सबरी सम। हम गुण ग्राहक हम परिव्राजक, हम गुण ग्राहक हम परिव्राजक, कार्य हमें करना है। भरत भूमि के साधक हैं हम, कार्य साधना करते हम सब, शक्ति अर्चना करते। वनवासी का संगठन कर। के चरणों में प्रणाम करता हूँ और इस मंच पर उपस्थित वनवासी कल्याण आश्रम के प्रकल्प को संचालित करने वाले और महाराष्ट्र से यहाँ पर विशेष तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में पहुंचे, हमें आपके साथ मिलने का मौका दिया। आदरणीय सुरेश राव कुलकर्णी जी, डलहौजी विधानसभा के लोकप्रिय विधायक ITS ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित वनवासी कल्याण आश्रम के प्रांत अध्यक्ष आदरणीय दशहराम ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष जी महाजन जी, जिला परिषद सदस्य बहन इंदिरा कपूर जी और बहुत ही वरिष्ठ नागरिक सम्मान के, हम सबके सम्मान के योग्य आदरणीय श्री जी। वनवासी कल्याण आश्रम जो प्रकल्प है, हम सब लोग किसी न किसी रूप में इस प्रकल्प से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रकल्प किस संस्था के द्वारा चलाया जाता है, इस प्रकल्प का हेतु क्या है, ये हम सब लोगों को इस बात की जानकारी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अति महत्वपूर्ण प्रकल्प, जो भारत की भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं, खासकर हम जैसे जनजातीय समाज के लोग, हम जनजातीय समाज के लोगों को अपनी भारत भूमि के प्रति जो लगाव है, जैसा भगवान बिरसा मुंडा कहते थे और उन्हीं से प्रेरणा लेकर आज जनजातीय समाज का एक नारा है, जल जंगल जमीन हमारा है। तो जो जनजातीय लोग हैं, पूर्व में हमारे भारत देश में कुछ ऐसी विदेशी ताकतों का और साथ ही साथ धर्मांतरण का जो काम बहुत अधिक मात्रा में, खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में जो हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की
सांस्कृतिक पहचान को धूमिल करने का जो प्रयास किया है, उसको बचाने के लिए भारत के भूमि के जो बच्चे हैं उनको सही मार्ग पे चलाने के लिए, उनके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर शिक्षा के अवसर देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा वनवासी कल्याण आश्रम के प्रकल्प के माध्यम से हमारे जनजातीय समाज के बच्चों को जो शिक्षा दी जाती है, इसके लिए मैं स्वयं एक जनजातीय समुदाय से होने के नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वनवासी कल्याण आश्रम इस संस्था का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना मैं इस पूरे विद्यालय में उपस्थित सभी लोगों को और प्यारे बच्चे जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इस विद्यालय को चलाने वाले प्रत्येक प्रबंधक वर्ग जो भी हैं, उन सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आज भी और भविष्य में भी जितनी भी जो भी योगदान हमसे इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए, इस विद्यालय में सुविधाओं की बेहतरी के लिए जो भी योगदान मुझसे व्यक्तिगत तौर पे हो पाएगा, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और इसके साथ साथ ही मैं समाज के संपूर्ण वर्ग से भी ये अपील करता हूँ, मांग करता हूँ कि ऐसे ऐसे प्रकल्प और ऐसे ऐसे प्रयोजनों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली बच्चों की मदद के लिए आगे आए। क्यों ना हम एक ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करें कि एक व्यक्ति एक बच्चे को अडॉप्ट करे, उसकी शिक्षा के लिए उसका जितना भी वर्दी से लेकर खान पान से लेकर पाठ्यक्रम की जो वस्तुएं हैं उसको लेकर उसको हम योगदान दें। महाराष्ट्र के एक संत हैं, कुलकर्णी साहब जानेंगे जब मैं वो बात करूंगा। मुझे महाराष्ट्र में पढ़ने का मौका मिला तो हमारे स्कूल में एक प्रेयर हमें पढ़ाई जाती थी और स्कूल में जो भी प्रेयर पढ़ाई गई, जो भी चीज़ें पढ़ी, देखी, सुनी, उन चीज़ों ने हमारे जीवन में बहुत बड़ा असर डाला है। उसमें एक कविता है कि खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम अर्पावे। मराठी में एक कविता है जिसका मतलब है कि सबसे बड़ा जो धर्म है इंसान का वो यही है कि दूसरों को प्रेम दो। खरा तो एक चीज धर्म जगाला प्रेम अर्पावे, जगे जे हीन दलित जन जे पद दलित त्या जाऊं उठवावे। मतलब जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, उनको जब आप मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करेंगे, यही सही मायने में हमारी मानवता का परिचय है। अनेकों संत हमारी भारत भूमि पर हुए हैं। हमारी सनातन संस्कृति में अनेकों संतों का हमारी भारत भूमि पर अवतार हुआ है। आप किसी भी संत की जीवनी को पढ़ें, सबकी एक जो रस निकलता है, जैसे गन्ने से रस निकालते हैं ना बच्चों, वैसे जो रस निकलता है और लास्ट में एक ही चीज है, परोपकार, सेवा ही परम धर्म है। तो जब हम अपने आप को अपने राष्ट्र की सेवा में, अपने समाज की सेवा में समर्पित करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो सार्थक होगा, सफल होगा और हमें इस जीवन में भगवान ने इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की, ये बोध हम सब लोगों को होगा अगर हम अपने जीवन में कोई भी ऐसा काम करें जिससे दूसरे के जीवन में हम बदलाव ला सकें। शिक्षा भी हमें यही सिखाती है। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके के जो प्रकल्प हैं, हिमगिरी कल्याण आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम, विद्या भारती के स्कूल, सही मायने में जो शिक्षा और साक्षरता का अंतर है वो यही विद्यालय हैं जो सही मायने में शिक्षित हमारे समाज को कर रहे हैं। शिक्षा और साक्षरता का बहुत बड़ा अंतर है। मात्र अक्षरों का ज्ञान, आज की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है हमारी, वो हमारे बच्चों को, हमारे पीढ़ियों को मात्र अक्षरों का ज्ञान दे रही है और जिसके परिणाम स्वरूप आज जो भी समाज में समस्याएं हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति अपराध हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार है, चाहे वो अन्य चीजें, उन सब चीजों का मुख्य कारण यही है क्योंकि हम
हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी है कि हम लोगों को साक्षर तो अवश्य बना रहे हैं, परंतु शिक्षित उन्हें हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रकल्प के माध्यम से बच्चों को संस्कार युक्त शिक्षा जो मिलती है, वो सही मायने में उन्हें एक अच्छा नागरिक, जो भविष्य की पौध है, इन्हीं बच्चों में से कल की समाज को चलाने वाले लोग निकलेंगे। कोई नेता बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई पुलिस अधिकारी बनेगा। और जो गुण आज हम अपने कर्मचारियों, अधिकारियों और नेताओं में देखते हैं, हमें बहुत कई बार ये देखते हैं कि ये भी भ्रष्ट है, ये भी गड़बड़ है, वो भी गड़बड़ है। हम हर दूसरे व्यक्ति के बारे में ऐसी बात करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, चाहे पॉलिटिशियन है, चाहे पुलिस अधिकारी है, कोई भी कर्मचारी अधिकारी है, आएगा तो इसी समाज से। जब समाज की सोच ही खराब हो जाएगी तो जाहिर सी बात है, जब बीज खराब होगा तो आपकी फसल भी खराब निकलेगी। तो समाज की सोच को ठीक करने का काम जो है वो इस तरीके के विद्यालय जो कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस प्रकल्प का। और ज़्यादा लंबी बात ना कहते हुए, मैं जो भी इस विद्यालय में बच्चों की शिक्षा की बेहतरी के लिए कोई भी कार्य, जो भी मुझे ये वनवासी कल्याण आश्रम इस चनेड के द्वारा मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, मैं ये वचन देता हूँ उस कार्य को मैं जिस भी तरीके से अपने संसाधनों से, सरकारी संसाधनों से जिस भी तरीके से पूरा करवाना होगा वो पूरा करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
और जो मेरे इस हिमगिरी कल्याण आश्रम जिला चंबा के कुछ अधिकारी हैं, उनका परिचय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। श्री चतर सिंह पटियाल जी, आप हमारे जिला के कोषाध्यक्ष हैं। श्री राजेश महाजन जी, आप जिला महिला कार्य प्रमुख हैं। अशोक ठाकुर जी, आप जिला के सह सचिव हैं। अब मैं इस एकलव्य छात्रावास और हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा की वार्षिक नमस्कार करती हूँ। हिमगिरी कल्याण आश्रम एकलव्य छात्रावास चिनेड़ की वर्ष भर की गतिविधियों पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हुए निम्नलिखित उपलब्धियां आश्रम के छात्रावास द्वारा प्राप्त की गई। 27 फरवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक कृषि विज्ञान केंद्र चंबा सरू के सौजन्य से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं व युवकों के लिए खूब की खेती पर एक प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसमें प्रशिक्षण समापन पर केंद्र पर सभी परीक्षार्थियों को 100 बैग खूब के दिए गए। 30 मार्च 2025 को हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य पर समितियों द्वारा 400 दान दाताओं को विभिन्न स्थानों पर नववर्ष द्वारा कार्ड बांटे गए। इस उपलक्ष्य पर श्रद्धा जागरण केंद्रों पर भजन कीर्तन व सुंदर कांड का पाठ माताओं और बहनों द्वारा किया गया। 23 अप्रैल 2025 को कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के सौजन्य से महला गांव में एक किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें प्रदर्शनी व विक्रय काउंटर लगाए गए। कार्यक्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय की गरिमा उपस्थिति और मुख्य अतिथि के तौर पर रही, जिसमें जालपा कार्यशील सहायता स्वयं सहायता समूह ने कल्याण आश्रम का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने स्वनिर्मित उत्पादों को स्टॉल लगाए। 22 जून 2025 को एकलव्य छात्रावास चिनेड़ के भवन के प्रथम तल के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता श्री डॉक्टर राजीव भारद्वाज, माननीय सांसद लोकसभा क्षेत्र कांगड़ा चंबा द्वारा की गई। वो कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान रविंद्र कुमार चौहान जी, सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक ने की। मुख्य वक्ता के तौर पर आदरणीय योगेश बावट, राष्ट्रीय महामंत्री वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा अपनी महत्वपूर्ण एवं गरिमामय भूमिका निभाई गई। इस अवसर पर श्री चमन लाल जी, पूर्व सदस्य जनजातीय सलाहकार समिति हिमाचल प्रदेश, श्री सुरेश ठाकुर, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड एवं श्री भगत बड़ोत्रा, अध्यक्ष पांगी कल्याण संघ जिला चंबा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में अपनी अपनी गरिमाएं उपस्थिति दर्ज की। श्री धनीराम जी, जो उत्तर भारत संगठन मंत्री श्री जनक राज जी, माननीय विधायक पांगी भरमौर विधानसभा क्षेत्र, श्री पवन नैयर, पूर्व विधायक सदर चंबा ने विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। 6 अक्टूबर 2025 को हिमाचल प्रांत के चंबा जिला के दुर्गम क्षेत्र पांगी खंड के किलाड़ में एक दिवस में युवा परिचय का वर्ग लगाया गया। इसमें मुख्य वक्ता श्री राजेंद्र कुमार जी, माननीय प्रधान संगठन मंत्री हिमगिरी कल्याण आश्रम हिमाचल प्रदेश, वह श्री संजीव कुमार जिला संगठन मंत्री चंबा विशेष रूप से उपस्थित रहे। 27 नवंबर 2025 को जनजातीय गौरव दिवस महिला के भगवतीय जालपा माता व हंडिपा माता के प्रांगण में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। डॉक्टर जनकराज जी, माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र पांगी भरमौर ने मुख्य अतिथि के तौर पर अपनी गौरवमय उपस्थिति दर्ज करवाई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमान राजमन ठाकुर, सेवानिवृत्त महाप्रबंधक NHPC द्वारा की गई। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सतेंद्र सिंह जी का मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधन रहा। ये पहली बार था कि कोई वनवासी कल्याण आश्रम का राष्ट्रीय अध्यक्ष चंबा आए।
29 दिसंबर 2025 को एकलव्य छात्रावास चनेड़ चंबा में अखिल भारतीय कल्याण आश्रम की स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसके अतिरिक्त 30 मार्च 2025 को वर्ष प्रतिपदा और 9 जून 25 को हिंदू स्वराज्य दिवस, 9 अगस्त को रक्षा दिवस और 3 गाँव रक्षा सूत्र, 15 अगस्त 25 को स्वतंत्रता दिवस और 21 अगस्त को कीर्तन गोलक ट्रस्ट के सौजन्य से छात्रों ने भजन कीर्तन किया गया। 5 अक्टूबर 2025 को रानी दुर्गावती जयंती चनेड़ में मनाया गया। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर लोहड़ी की खिचड़ी का आयोजन छात्रावास में किया गया। 19 मार्च 2026 को वर्ष प्रतिपदा का कार्य बड़ी धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इन सभी सफल गतिविधियों के साथ साथ छात्रावास के बच्चे शैक्षणिक क्षेत्र, सांस्कृतिक व खेल क्षेत्र में अच्छा कर रहे हैं। छात्रावास के अतिरिक्त हिमगिरी कल्याण आश्रम चंबा ग्रामीण क्षेत्र में खेल कूद, श्रद्धा जागरण केंद्र, संस्कार केंद्र और सिलाई केंद्र जैसे स्थानीय आवश्यकता अनुसार प्रकल्प चला रही हैं। इसी कड़ी में गरोला खेल कूद केंद्र से 2 बच्चे कबड्डी में राज्य स्तर की टीम में चयनित हुए, जो हमारे लिए गर्व की बात है। मणिभेष यात्रा के दौरान आपदा के समय कल्याण आश्रम के छात्रावास में यात्रियों को ठहराया वो आवश्यकता के अनुसार भोजन, पानी, बिस्तर आदि की व्यवस्था बनाए रखी और यात्री आंगन की हर सुविधा प्रदान करने का प्रयास किया गया। सभागार में उपस्थित सम्माननीय दाताओं के सहयोग से ही ये पुण्य कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। जितनी गतिविधियां यहाँ गिनवाई गई, इस सब की सफलता का श्रेय इस पंडाल में बैठे दानदाताओं व समाज के प्रबुद्ध सहयोगियों को जाता है। छात्रावास की भवन की 2 मंजिलें पूरी तरह से तैयार हैं, दूसरी मंजिल का काम निर्माणाधीन है। आप सब ऐसा ही सहयोग बना रहा, वह धर्म का दैवीय कार्य से ही अग्रसर होता जाएगा। अब मुख्य काम भवन के साथ खेल मैदान का होना जरूरी है। जगह उपलब्ध है। धीरे धीरे जैसे ही धन का प्रावधान होगा, ये कार्य भी संपूर्ण हो जाएगा। ये सब गतिविधियां समाज के सहयोग से ही संभव हैं और आप सब के समर्पण के कारण हम इस महायज्ञ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। में आकाश झुका देंगे, अब जाग उठे हैं हम, कुछ करके दिखा देंगे। ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। वो सोने की चिड़िया का
हम खून बहा देंगे, ऐ माँ तेरे चरणों में आकाश झुका देंगे। तो नहीं दी जाती। शिक्षा के साथ साथ यहाँ संस्कार बहुत मायने रखते हैं और हमारी सबकी यही कोशिश रहती है कि इनको संस्कार भी दिए जाएं। और साथ में आपने देखा होगा जब इन्होंने गतिनवाला का एक प्रस्तुति दी थी तो संस्कृति के साथ इनको जोड़ना ये भी हमारा उद्देश्य रहता है। इसके बाद मेरा आग्रह रहेगा और आप सभी जो हैं वो उत्सुक हैं, जो आज हमारे मुख्य वक्ता जो हमारे बीच में आज इतनी दूर से आए हैं, तो मेरा आग्रह रहेगा, विनम्र आग्रह रहेगा मुख्य वक्ता जी से कि वो आदरणीय कुलकर्णी साहब का कि वो मंच पर आए और हमें अपने बौद्धिक से सभी सम्मानीय और मंच के सामने इस परिसर से आए हुए बंधु भगिनी और मंच के सामने बैठे हुए इस छात्रावास के छात्र सबको मेरा राम राम। तो आज का जो कार्यक्रम है तो आज का और एक विशेष दिन है। हम सबको मालूम है कि आज योग दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिन है। जो भारत ने विश्व को दिया उसमें विश्व को योग ये भी दिया है और योग के कारण कितनी उपयोगिता रहती है ये हम सब जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिन पर और अपने छात्रावास का ये वार्षिक उत्सव तो जैसे यहाँ वार्षिक उत्सव होता है वो हर साल वार्षिक उत्सव होता है। मैं चंबा में गत 20 साल से आया, अनेक बार आना होता है, अनेक लोगों को मिलना होता है, लेकिन आज जिस संख्या की उपस्थिति है वो एक विशेष उपस्थिति मुझे लगती है। क्यों? कि कल्याण आश्रम का इतिहास बहुत पुराना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल हो गए, वनवासी कल्याण आश्रम को अभी 74 साल पूरे हो रहे हैं। हो गए। इस 75 साल में वनवासी कल्याण आश्रम ने क्या किया ये हम सबके सामने है। जैसे हमारा एक छात्रावास चल रहा है, गत 30 साल से छात्रावास चल रहा है, उसके कारण कितना परिवर्तन आ रहा है। गांव-गांव के छात्र जो गांव में उनकी सुविधा नहीं थी तो अपने यहाँ आकर पढ़कर आगे निकल गए। अगर हम सूची निकालेंगे तो हिमाचल के ही करीब कई हजार छात्र पढ़ करके अपने अपने जगह अच्छी तरह खड़े हैं, समाज को भी दिशा दे रहे हैं। क्योंकि कल्याण आश्रम का संस्कार, कल्याण आश्रम का विचार लेकर वो वहाँ जा रहे हैं। और मैंने बताया कि इतने साल हो गए कल्याण आश्रम को। कल्याण आश्रम का काम है वनवासी क्षेत्र में जो भी बंधु रहते हैं उनका विकास हो, वो आगे बढ़े और खुद के पैर पर खड़े हुए। तो इसलिए अनेक प्रकार के आयाम कल्याण आश्रम के द्वारा चलते हैं। छात्रावास के आयाम हम देख रहे हैं, लेकिन इसके अलावा खेलकूद का आयाम है, क्योंकि वनवासी क्षेत्र का व्यक्ति दौड़ने में अच्छा रहता है, तीरंदाजी अच्छा होता है। तो इस प्रकार के अच्छे तीरंदाज, अच्छे धावक देश को देने का काम वनवासी कल्याण आश्रम ने किया है। महाराष्ट्र में एक छात्रावास चलता है, उस छात्रावास की छात्रा, विश्व हिंदू परिषद की छात्रा कल्याण आश्रम के खेलकूद में आ गई।
तो उसको टैलेंट देख करके उसको चयन हो गया, कॉमनवेल्थ में गई और कॉमनवेल्थ में उसका पूरे क्षेत्र में उसका दूसरा नंबर आ गया। उसका नाम दिया सावरपड़ा एक्सप्रेस। आज वो कविता राउत, उसका नाम है कविता राउत, वनवासी क्षेत्र की बालिका आज उस प्रांत का उपाध्यक्ष करके नेतृत्व कर रही है। तो महिलाओं का विकास हो, बच्चों का विकास हो, धावक आगे आ जाए, तीरंदाज आगे आ जाए। कल्याण आश्रम का तीरंदाजी का भी कार्यक्रम चलता है। जैसे खेलकूद के कार्यक्रम में तीरंदाजी होती है, मैराथन होती है और एथलेटिक के अनेक कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे तीरंदाज भी अच्छे देश को देने का काम, स्वर्ण पदक देने का काम कल्याण आश्रम के द्वारा होता है। कल्याण आश्रम के द्वारा उस क्षेत्र में परिवर्तन करने का काम किया। जैसे कल्याण आश्रम का काम हिमाचल में चलता है, वैसे पूरे देश भर में कल्याण आश्रम का काम चलता है। नागालैंड में चलता है, मणिपुर में चलता है, अरुणाचल में चलता है। तो उत्तर पूर्वांचल जो भी है वहाँ अच्छी तरह से काम चलता है और काम के कारण उस क्षेत्र में परिवर्तन आता है। हम देखते हैं कि उत्तर पूर्वांचल के कार्यकर्ता नागालैंड, मिजोरम के छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको कुछ कुछ बोलते कि चाइना जैसे दिख रहे, और उनको भी लगता है कि हम भारत में आ गए। तो ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन जो लोगों को मन में था, वो परिवर्तन करने का काम कल्याण आश्रम ने किया। क्योंकि वहाँ उस क्षेत्र में रहने वाले छात्र पढ़ने के लिए फरीदाबाद में आते हैं, दिल्ली में आते हैं, रुद्रपुर में लड़की आती है, आगरा में आती है और पढ़ के उस क्षेत्र में जाती है। अभी 15 दिन पहले जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, उसमें एक महिला मिली थी। वो मेघालय की है, डेलिनो खुमरू ऐसा उसका नाम था। वो पढ़ने के लिए कल्याण आश्रम और संघ के द्वारा पढ़ने के लिए नासिक में आ गए, महाराष्ट्र में। जैसे इनकी पढ़ाई महाराष्ट्र में, उनकी नासिक में हो गई। तो मुझे काका ही कहती है, मराठी में बात करती है। और वो गत 5 साल ये जो जनजाति पूरे देश का जो महिला आयोग है, महिला आयोग की सदस्य है। तो ये कैसे उपलब्ध हुआ? कल्याण आश्रम के कारण। कल्याण आश्रम के कारण आज देश भर में जो मंत्रालय है उसमें भी रहने वाले कुछ मंत्री कल्याण आश्रम के छात्र है, कार्यकर्ता है। जैसे जनजाति के जो मंत्री है दुर्गादास भुईके, ये वो एक जिले के अध्यक्ष थे, उस क्षेत्र में राजनीति में आ गए। आज वो देश भर के जो जनजाति मंत्रालय है उसके राज्य मंत्री। तो ऐसे अनेक छात्र, अनेक शिक्षित कार्यकर्ता आगे आकर देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं केवल परिवर्तन की बात कर रहा हूं। अपने अरुणाचल में भी वनवासी काम चलता है, वहाँ भी छात्रावास है और वहाँ के छात्रावास के छात्र पढ़ने के लिए देश भर में हम जहाँ जहाँ बताते हैं वैसे आते हैं। ये जो फरीदाबाद है उसमें अरुणाचल का एक छात्र पढ़ता था। पढ़ने के बाद वो मिलिट्री में गया, आर्मी में गया। और हम सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले पहलगाम में बहुत बड़ा हमला हुआ था। जो हमले में मारा गया वह छात्र, मरा हुआ सैनिक, सेना का अधिकारी, वो कल्याण आश्रम का छात्र है। तो इस प्रकार का आगे आने का एक अवसर कल्याण आश्रम के द्वारा प्राप्त होता है। इस साल जो पद्मश्री दिया गया तो उसमें अरुणाचल के अपने उपाध्यक्ष और अभी अखिल भारतीय उपाध्यक्ष तेची गोविंद, वो वहाँ की जनजाति के हैं। जनजाति के सुरक्षा के लिए उन्होंने प्रयास किया है, उनको इस साल पद्मश्री मिला है। कल्याण आश्रम का काम बस्तर में भी चलता है। बस्तर में करीब 30 साल से काम करने वाले डॉक्टर, पूर्णकालीन कार्यकर्ता डॉक्टर राम गोडबोले और उनकी पत्नी डॉक्टर सुनीता गोडबोले, इन दोनों को इस बार पद्मश्री मिला।
इसलिए तो बस्तर जैसे नक्सलवादी क्षेत्र में जाकर गत 30 साल से काम कर रहे हैं। उसी क्षेत्र की है और एक महिला मुद्री ताती, वो तो वहाँ की जनजाति की महिला है। वो गांव-गांव में घूमती थी, गांव-गांव में शिक्षा देने का काम करती थी, गांव-गांव में संगठन बढ़ाने का काम करती थी, महिला संगठन का काम करती थी। उसको भी इस साल पद्मश्री मिला है। और अभी बताया गया है कि जो द्रौपदी मुर्मू है वो भी कल्याण आश्रम के संपर्क से गई है। तो अखिल भारतीय स्तर पर राष्ट्रपति स्तर तक जाने वाला कार्यकर्ता का निर्माण इस कल्याण आश्रम के द्वारा हुआ। तो ऐसे पूरे देश भर में काम चलता है। लेकिन इस जनजाति के बारे में तो बाकी लोगों का क्या मानना है, समाज में क्या है? समाज में आज ये प्रवाह चल रहा है क्या? तो आदिवासी को धर्म नहीं है, आदिवासी मूल निवासी है, आदिवासी अलग है, आदिवासी को एक अलग धर्म कोड देना चाहिए। ये प्रयास चल रहा है। इंडिजिनस डे एक अंतरराष्ट्रीय दिन मनाया जाता है कि जिसके अंतर्गत सभी आदिवासी एक है। भारत के आदिवासी और भारत के बाहर में रहने वाले आदिवासी एक है। तो वास्तव में ऐसा है क्या? भारत के बाहर के आदिवासी आज केवल पिंजड़े में रखने लायक इस प्रकार के उपलब्ध है। उनको किसी भी प्रकार के अधिकार भी नहीं है। और भारत का आदिवासी कैसा है? भारत का आदिवासी वैसे तो भारत में रहने वाले हम सब यहाँ के आदिवासी सब मूल निवासी है। राजा महाराजा का जो इतिहास हम देखते हैं तो उसमें जनजाति के लोगों का उतना ही सहभाग है। राम का नाम लेते हैं तो वो केवट का नाम आता है। महाभारत का नाम लेते हैं तो महाभारत में भी अनेक उस प्रकार के नाम हैं। जैसे अर्जुन की पत्नी उलूपी वो कहाँ की थी? असम की जनजाति की थी। और महाभारत का युद्ध यहाँ लड़ा, लेकिन महाभारत का युद्ध लड़ने के लिए प्रागज्योतिषपुर ने गुवाहाटी से सैन्य आया। यानी हम सब मिलकर इस देश को विकास किया है। राजस्थान में महाराणा प्रताप का इतिहास हम देखते हैं तो महाराणा प्रताप का जो सिक्का था उसके एक तरफ भील वनवासी का चित्र था। तो ऐसा तो इतिहास है हमारा। शिवाजी न होता तो सुन्नत हो तो सबकी ऐसी बताया जाता है। तो शिवाजी के साथ दिया वो सब वनवासी थे। और हम लेते हैं ये नाम भगवान बिरसा मुंडा। ये भगवान बिरसा मुंडा तो 25वें साल समाप्त हुआ। कैसे समाप्त हुआ? उसको अंग्रेजों ने समाप्त किया, समाप्त हुआ नहीं। और जो बच्चा था स्कूल में जाना था तो उस समय स्कूल में हमारे यहाँ कहता है कि कहाँ जाना है तो ईसाई मिशन के स्कूल में जाना है। तो स्कूल में जाने के लिए माँ बाप चले गए। तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ठीक है आप बच्चे को हम पढ़ाएंगे लेकिन माँ बाप को ईसाई बनना पड़ेगा। एक बिरसा मुंडा के माँ पिताजी ईसाई बन गए और बच्चे की स्कूल की पढ़ाई बढ़ाई। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि यहाँ जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं कि मुंडा बुरा और चोर है। वहाँ गौ मांस खिलाया जाता था, चोटी काटी जाती थी। तो वो खड़ा हो गया और उन्होंने बताया चोर को, चोर आप है, आपकी टोपी एक है। जो पढ़ाने वाले टोपी उनकी और जो अंग्रेज लड़ाई करने वाले उनकी टोपी एक है। तो परिणाम उसको स्कूल से निकाल दिया गया। स्कूल का बच्चा बाहर निकला लेकिन रास्ते में मिलने वाला कोई एक पंडा था, वो अपने घर लेके गया। उसको अच्छा बालक दिखता है, अकेले घूम रहा है, तो उसको उन्होंने पढ़ाई करने के बाद वो गाँव गया और गांव में उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, लोगों को संगठित किया। बालक होशियार था तो लोग मिलने के लिए आते थे, दवा लेने के लिए आते थे। इसको वनस्पति की जानकारी थी, वो अलग अलग प्रकार की दवा देता था।
तो उसको कारण गांव में उसको भगवान मानने लगे, भगवान बिरसा मुंडा। तो इस प्रकार का जो गांव में लोगों को संगठित किया और क्या करना था, अंग्रेजों को निकालना था। इसलिए अंग्रेजों के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। अंग्रेजों पर हमला आने का, उस समय तो पुलिस स्टेशन वो अंग्रेजों के प्रतिनिधि थे, उस पर हमला करना चालू कर दिया। तो अंग्रेजों ने उसको जेल में ठूस दिया, जेल में रखा। तो वहाँ के लोग उस समय जो वनवासी थे गांव के, उनको तो ध्यान में नहीं आया इसलिए जेल में रखा है। सब जेल के सामने जाकर बैठ गए। तो जेलरों को भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना। तो जेलर ने आकर पूछा कि इसलिए आप ऊपर बैठे। तो उन्होंने बताया कहीं ना हमारा भगवान अंदर है, उसको दर्शन करना है। तो जेलर ने भगवान को बाहर लाया, सबको दर्शन किया और भगवान ने सबको बताया कि आप सब घर जाओ, मैंने जो आपको बताया वो काम करो, बिरसा ये धर्म की प्रार्थना करो, जनेऊ पहनो, छोटी रखो, अपनी बेटी ईसाइयों के यहाँ देना नहीं, ईसाइयों की बेटी लेना नहीं। तो इस प्रकार का बिरसा ये धर्म उन्होंने स्थापन किया और उन्होंने बताया कि आप घर जाओ, ये जो अंग्रेज है मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं फिर से आ जाऊंगा। और कुछ दिन के बाद अंग्रेजों ने उसको छोड़ दिया। बाहर जाने के बाद फिर वही किया, उन्होंने संगठित किया, फिर लोगों को किया, फिर उनको जेल में डाला और उनको जहर देकर समाप्त किया। वो समाप्त हुआ, उसकी उम्र थी 25 साल। तो 25 साल में भगवान बन गया। और केवल बिरसा मुंडा केवल झारखंड का नहीं, तो इसी प्रकार का व्यक्ति हर प्रदेश में निर्माण हुआ। रानी गाडेलियो का नाम है, अल्लूरी सीताराम राजू का नाम है, कितने नाम। ये सब जनजाति के लोग, जनजाति के वीर पुरुष, उन्होंने इस देश को आगे बढ़ाया है। तो बताया जाता है कि वो अलग है। और कितना षड्यंत्र, उस समय जो षड्यंत्र चालू किया था आज भी चालू है। वो क्या है, तो जनजाति का व्यक्ति धर्मांतरित होने के बाद ईसाई बन जाता है, मुसलमान बन जाता है। और ईसाई बनने के बाद, मुसलमान बनने के बाद भी जो जनजाति के लाभ है वो ले लेता है, सुविधा वो ले लेता है, नौकरी में वो ले लेता है। क्या ईसाई और मुसलमान बनने के बाद वो जनजाति का रहता है क्या? अपने भगवान को मानता है क्या? होली दिवाली में पूजा करता है क्या? वो नहीं करता। पंचमहाभूत की पूजा नहीं करता। वो ईसा मसीह को मानता होगा। तो इसलिए कार्तिक उराव एक जनजाति के सांसद थे, कांग्रेस के थे, इंदिरा गांधी के सांसद थे। उन्होंने भी एक चक्र चलाया था, सभी लोगों को हस्ताक्षर लेकर इंदिरा गांधी के सामने रखना कि डिलिस्ट करो, कमी करो। तो डिलिस्ट करना इस प्रकार का नहीं चाहिए। धर्मांतरित होने के बाद वो ईसाई मुसलमान हो गए, वो जनजाति के नहीं रहे। तो इस प्रकार का उस समय जो चल रहा था, इंदिरा गांधी ने भी नहीं किया, अभी तक नहीं हुआ था। इसलिए गत महीने में अभी 24 मई को एक दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था। उसका थोड़ा वर्णन करता हूँ और मेरा कथन पूरा करता हूँ। 24 मई को दिल्ली में पूरे देश भर से 1.5 लाख वनवासी आए थे, यानी गिनती करके 1.5 लाख आए थे। बोलते समय 2 लाख 5 लाख बोलने वाले कुछ भी बोल, लेकिन 1.5 लाख वनवासी आए थे। हर 1.5 लाख के नाम अपने पास है और सब अपने खर्चे से आए थे। जहाँ से निकले वहाँ से टिकट निकाला था, जाने का और आने का खुद के खर्चे से आए थे। नागालैंड से आए थे, मिजोरम मणिपुर से आए थे, अंडमान से आए थे, सभी क्षेत्र से है, नेपाल से भी आए थे। इसलिए तो जनजातीय समागम, अपनी जनजातीय संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है वो बताने के लिए आए थे। करीब 43 ट्रेन, 43 ट्रेन
जाने आने की बुक की थी, हजारों बस आई थी और सबका दिल्ली कर लोगों ने स्वागत किया। दिल्ली में ने अपना दिल बड़ा करके सबका स्वागत किया। करीब करीब 80 स्कूल में रहने की व्यवस्था की थी। 2 दिन की रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सब दिल्ली कर लोगों ने की। 5 शोभा यात्रा निकली। हर शोभा यात्रा में कम से कम 30,000 लोग थे। ऐसे जगह जगह से आ गए। बड़ी शोभा यात्रा निकली, जगह जगह उनको फूल बरसाए गए। फूल बरसाने के लिए वो क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर लाया था, ऊपर से जेसीबी लाया था। गांव के दिल्ली के लोगों ने स्वागत किया। इतना बड़ा कार्यक्रम विश्व भर में नहीं हो पाया, भारत में तो हुआ ही नहीं। तो सभी जनजाति के यानी करीब करीब 500 से ज्यादा जनजाति के लोग आए थे। हिमाचल से भी बहुत सारे लोग गई थी और वो जो संख्या गई थी उसमें 50,000 से ज्यादा महिलाएं थी। सब अपने अपने वेश में आए थे। गर्म स्थिति थी, 24 मई को कितना गर्मी थी। और शोभा यात्रा भी दोपहर 2 बजे से निकली, 5 बजे तक शोभा यात्रा चलती रही और कार्यक्रम हुआ। कार्यक्रम में अमित शाह आए। अमित शाह ने भी कार्यक्रम के जो है वो उपलब्ध है। उसके बाद करीब करीब 25-30 प्रमुख लोग, कल्याण आश्रम के प्रमुख लोग, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और भी कुछ लोग, वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उन दोनों को मिलने के लिए गए थे। हमारी मांगे क्या है, किस लिए इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं, वो दिखाने के लिए आए थे। तो इस प्रकार का देश के साथ अनेक प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। उसमें से एक षड्यंत्र ये जो डीलिस्टिंग करना चाहिए, उसके लिए कल्याण आश्रम का बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी दिल्ली में हुआ था। तो इस प्रकार का देश में विशेषता वनवासी क्षेत्र में परिवर्तन लाने का काम, वनवासी क्षेत्र के बारे में ठीक जानकारी शहर में देने का काम कल्याण आश्रम के द्वारा हो रहा है। कल्याण आश्रम के द्वारा इस प्रकार का जो देश भर में काम चल रहा है उसका एक पार्ट, एक छोटा सा काम अपने यहाँ चल रहा है। जनजाति का विकास होना चाहिए ना, उसकी शिक्षा होनी चाहिए, आरोग्य होना चाहिए, उसके जो अधिकार है उसकी प्राप्ति भी होनी चाहिए। वो हमारे जैसा सबसे से है, तो उसको आगे लाने का काम कल्याण आश्रम काम कर रहा है। उसके आप सब सहभागी हैं, इसलिए मैं आपका एक बार धन्यवाद करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मैं आपके समक्ष रखी और कुछ परिचय में कुछ नाम छूट गए थे, मैं क्षमा चाहूंगा। हमारे बीच में अनिल शर्मा जी हैं, आप हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी भी समिति के पंकज गुप्ता जी, आप सह सचिव है शहरी, हमारी जो इकाई है उसके। अनूप महाजन जी, आप पूर्व में व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और हमारे इस हिमगिरी कल्याण आश्रम और एकलव्य छात्रावास के दानदाता हैं। जब भी हमारा मन करता है आपके पास चले जाते हैं। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कुछ नाम मैं और इस कड़ी में जोड़ना चाहूंगा। एक, मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा आदरणीय श्रीमती सुदर्शना जी, ये महाकाली माता भनौता जो है, इनका आशीर्वाद हमारे लिए हमेशा रहता है। इनकी तरफ से आज के दिन हमारे को 5100 की राशि जो है वो प्राप्त हुई है। तो मैं अपनी तरफ से और अपने हिमगिरी कल्याण परिवार की तरफ से इनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। हमारे लिए जो 2100 रुपये की सहयोग राशि जो है वो आज के दिन हमें दी है, तो हम आपका भी आभार व्यक्त करते हैं। अब समय की नजाकत को देखते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है आदरणीय DS ठाकुर जी। आप सभी जोर से बोलेंगे, खाने का इंतजाम पूरा है। भारत माता की। हिमगिरी कल्याण आश्रम के सालाना समारोह में आज हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सुरेश कुलकर्मी जी,
राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम वो हमारे बीच में हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर जनक जी जो विधायक ब्रह्मोर पांगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में श्रीमती इंदिरा कपूर जी जो जिला परिषद की सदस्य हैं, श्रीमान लक्ष्य राम जी जो अपराध के हमारे अध्यक्ष हैं, श्रीमान रजनीश महाजन जी जिला अध्यक्ष, श्री छत्र सिंह पटियाल जी जिला कोषाध्यक्ष, श्री कीर सिंह ठाकुर जी जिला सचिव, और हमारे बीच में डॉक्टर कीर सिंह जी जो मंच का संचालन कर रहे हैं, जो इस कल्याण आश्रम के सचिव हैं, और बड़े ही आदर के योग्य हमारे बीच में जो मंच पर बैठे हैं जिनको हमने सम्मानित किया, और श्रीमान सुरेश जी जो हमारे बीच में हैं, जो हमारे संघ के बहुत ही पुराने और आशीर्वाद जिनका हमें मिलता है, और हमारे आज इस बीच में हमारे जिला चंबा के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हमारे शिशुभाई धर्मा जी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर केशव जी, हमारे गुरु अनिल जी, हमारे दिनेश एपी जो जिला के उपाध्यक्ष हैं, मंडल के सलोनी के अध्यक्ष मदन जी, बिक्रम कपूर जी, और इस उपस्थित सभागार में सभी महानुभाव, सभी का नाम लेना मुश्किल है, और यहाँ इस हमारे हेमगिरी का कल्याण आश्रम के जो बच्चे यहाँ उपस्थित हैं आज के इस समारोह में, मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। यहाँ पे जो हमारा हेमगिरी कल्याण आश्रम जो हमारा ये भवन है, जो हमारे बीच में ऐसी शख्सियत बैठे हैं, श्री सुरेश कुलकर्णी जी जिन्होंने इसका शिलान्यास किया था, और आज ये भवन तीसरी मंजिल उसके काम शुरू हो गया है। बड़ी आज खुशी का दिन है जो हमारे बीच में है। जब इसका शिलान्यास हुआ था हम भी इसमें भागीदार थे, और तब से हम इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। जब भी संस्था की ओर से हमें आदेश होता है जो भी कार्य करने का यहाँ के, उसमें हम पूरा सहयोग करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जिस तरह से हमारे जनजातीय क्षेत्र के बच्चे यहाँ इस साथ में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, और इस आश्रम में उनका पूरा जो है खर्चा जो है हमारी ये यहाँ के कमेटी जो है इसका निर्वाह कर रही है। मैं जैसे माजी साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि इस साल का 4 लाख रुपए खर्चा है। तो जितने भी यहाँ सभागार में हमारे लोग महानुभाव बैठे हैं सभी का शुल्क यहाँ मिलता है, और हम भी अपनी ओर से इस हेमगिरी कल्याण आश्रम के लिए पूरा सहयोग करेंगे। जो भी हमारे अध्यक्ष जी का आदेश होगा, इनकी पूरी कमेटी का यहाँ तीसरी मंजिल का जो काम चला है इसके भवन निर्माण के लिए धनराशि का जो इनका आदेश आएगा कि हमें इतने धन की आवश्यकता चाहिए, हम विधायक होने के नाते पूरा सहयोग करेंगे। मैं इस मन से इस पूरे सभागार के सामने ये बात रख रहा हूँ। और ये आश्रम जो है ये छोटा आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है जिला चंबा में। हम भी एक आश्रम जो सलोनी में जगह उसकी ढूंढ रहे हैं, वहाँ भी हेमगिरी कल्याण आश्रम के सहयोग से हम वहाँ भी खोलने जा रहे हैं ताकि गरीब बच्चे जो है हमारे सलोनी के और विभिन्न जो ब्लॉक के वहाँ की शिक्षा ग्रहण करें। हमने भी ये लक्ष्य रखा है। और साथ में आज यहाँ उपस्थित सभागार में जितने भी लोग बैठे हैं मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, और सम्मानित मंच का जिन्होंने आज हमें इस कार्यक्रम में बुलाया, मैं तहे दिल से उनका आभारी रहूँगा। और अपनी ओर से हेमगिरी कल्याण आश्रम जो हमारा चनेट में है इसके सहयोग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। और साथ में मैं आज के इस जो कार्यक्रम के लिए के सहयोग के लिए 21,000 रुपये अपनी ओर से इस कार्यक्रम के लिए देने की घोषणा भी करता हूँ। और
जितने भी यहाँ महानुभाव बैठे उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। जानते हैं कि हमारा कृषि जो हिमगिरी कल्याण आश्रम है, ये हिमाचल में अलग अलग जगह पे काम कर रहा है और 4 छात्रावास जो है हमारे कार्यरत हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम चंबा की बात करें तो चंबा में एक एकलव्य छात्रावास के साथ साथ और जो हमारे प्रकल्प हैं वो भी यहाँ पे चले हुए हैं। जैसे श्रद्धा जागरण का प्रकल्प हो, चाहे खेल कूद का प्रकल्प हो, चाहे आपका सिलाई सेंटर का हो, अलग अलग जगह में। एक हमारा श्रद्धा जागरण की बात करें तो एक हमारा महिला में श्रद्धा जागरण का केंद्र जो है वो चल रहा है, एक 84 मंदिर भरमौर में चल रहा है, एक होली के त्रेटा में चल रहा है, और इसी तरह से जो सिलाई सेंटर है हमारा पूर्व में हमारा भरमौर में था, वर्तमान में होली में चल रहा है। तो और खेल कूद की बात करें, खेल कूद केंद्र की बात करें तो खनी में हमारा खेल कूद केंद्र, गरोला में खेल कूद केंद्र। तो इस तरह से विभिन्न जो गतिविधियां हैं वो इस हिमगिरी कल्याण आश्रम द्वारा चलाई जा रही हैं। और ये सारी जितनी भी गतिविधियां हैं ये जन सहयोग से हैं, आप सभी के सहयोग से हैं, आप सभी के आशीर्वाद से हैं। हम चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस बार मेरा आप सभी से एक विनम्र आग्रह रहेगा, क्योंकि हमने इस बार जो छात्रावास है, एकलव्य छात्रावास है, उसके बच्चों की संख्या जो है वो पिछले जो हमारे वर्ष थे उसमें 13 और 15 के बीच थी, लेकिन इस बार हमारे बच्चों की संख्या जो है वो 25 हो गई है। तो 25 बच्चों के शिक्षा का जितना भी खर्चा है, आप सभी लोग जानते हैं कि वो समाज के सहयोग से ही चलता है। तो आप सभी से, दानी सज्जनों से मेरा आग्रह रहेगा कि आप सभी जो है आगे बढ़ के हमारा सहयोग करें, इस हिमगिरी कल्याण आश्रम का सहयोग करें, ताकि हम यहाँ से ज्यादा जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा ध्येय है, उसमें हम सफल रहें। और जो जरूरतमंद हमारे बच्चे हैं दूर दराज क्षेत्र के, आप लोगों को मुझे ये बताते हुए हर्ष होगा कि हमारे जो दूर दराज का क्षेत्र है एलमी, वहाँ के बच्चे जो है हमारे पास यहाँ, जहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि वहाँ पहुँचना कितना मुश्किल है, वो स्थान नहीं मिलता जो आज इनको इस छात्रावास में दिया जाए है। उसके लिए बच्चे के लिए 6ठी ही कक्षा का तीसरा जो बच्चा है वो, इसी तरह से 7वीं कक्षा का ईशान जो गणित प्रतियोगिता में 3वीं कक्षा का अमित जो समाज शास्त्र में 3य स्थान पर रहा। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। 8वीं कक्षा का समर जिसने अंग्रेजी विषय में, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वो बच्चे हैं जो अत्यंत ही जरूरतमंद हैं कि सहयोग से, आपके आशीर्वाद से क्षेत्र में अपना नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो आप सभी का इसके लिए मैं एक बार पुनः आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं एक धन्यवाद विशेष रूप से बहन इंदिरा जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए 5100 की राशि जो है वो हमें दी है। आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहते हैं कि आप भविष्य में आपका आशीर्वाद और सहयोग इसी तरह से हमारे लिए बना रहे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जो है बच्चों के लिए वो यहाँ दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि समय के साथ साथ शिक्षित होना और साथ में खासकर लिटरेचर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ अब अंत में, और यहाँ पे उपस्थित मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मुख्य वक्ता, कार्यक्रम अध्यक्ष, अन्य विशिष्ट व्यक्ति और यहाँ संपूर्ण हाल में बैठे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक आभार व्यक्त करें। शुक्रिया कैसे अदा करूं, शुक्रिया कैसे अदा करूं, अल्फाज कम पड़ जाते हैं जब आप जैसे विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति समारोह में आते हैं। नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन और आप सभी का स्वागत। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में और गणमान्य व्यक्ति के रूप में आप यहाँ की प्रस्तुति से हमारा यह समारोह भव्य हुआ। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कुलकर्णी जी के मार्गदर्शन से और इनके विचारों से हमें बड़ी प्रेरणा मिलेगी।
और हम इनके प्रेरणा स्रोत उपदेशों से अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि मुख्य अतिथि जी ने हमें कार्यक्रम के बारे में बताया और आगे की रूपरेखा बताई, उसके अनुसार हम अपना कार्य करेंगे। एक बार फिर मैं आप सभी महानुभावों का, आप सभी सज्जनों का, दानकर्ताओं का और इस आश्रम को चलाने में जो सहयोग करते हैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय भारत।